तो चलिए आज हम लोग बिजनेस स्टडी टॉपिक क्या है। आज हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 12th में बीएसटी के अंदर जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जानकारी अर्जित करने वाले हैं आप लोग, ठीक है, वो है वैज्ञानिक प्रबंधन के तकनीकें। मतलब एक दो तकनीक नहीं है कि आप सिर्फ एक तकनीक जाने, यहाँ तकनीकें लिखा मतलब बहुत सारा तकनीक है। तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट यही होता है। कॉमर्स स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बोरिंग। आप लोग ना बोलते रहिएगा कि नहीं सर बोरिंग लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन क्लास में 1 घंटा सुनना है, सुन लीजिएगा। 1 घंटा लग जाएगा सुनना है, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एडिट भी करना है तो 45 मिनट में खत्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। और भी तकनीक है, अभी आप बोर्ड पे आप देख ही रहे हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीक। सबसे पहले इससे पहले हम पढ़ लिए थे कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, बोलिए ना, F.W. टेलर। और वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक F.W. टेलर ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हैं? ज़्यादा ही है, लेकिन 6 सिद्धांत दिखाया गया है। अभी कितना सिद्धांत? 6 आप लिख लिए हैं, उस पर डिस्कस भी हुआ था, शायद आप लोग डील किए होंगे इसको, कौन कर लिए? कोई नहीं किया ना, अभी तुम किए और तुम लोग नहीं क्यों? हाँ ना, क्लास में बंद करो गेट, ठीक है, टाइम पास नहीं, जल्दी बंद कीजिए, थोड़ा सा रही आएंगे जाएंगे तो बंद करेंगे। चलिए उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे कि बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है, आपका वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ना है तो घर पे नोट्स करो, नहीं पढ़ना है तो मत करो। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन के तकनीक, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहला टेक्निक कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। सबसे पहला तकनीक कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्क। मतलब जो कार्य हो रहा है व्यावसायिक संस्था में, जो कार्य हो रहा है उसका अध्ययन करना है। और तरीका कौन सा अपनाना है? वैज्ञानिक। अब बोलेंगे सर ये क्या अध्ययन करना है, कार्य हो रहा है तो क्या अध्ययन करना है? देखिए क्या अध्ययन करना है, समय अध्ययन करना है। क्या करना है? तो पहला टॉपिक तो हमारा यही है कि समय अध्ययन क्या होता है। एग्जाम में यदि आप झारखंड बोर्ड से अगर आपका क्वेश्चन आता है कि समय अध्ययन से आप क्या समझते हैं, और अभी आता है उसका मतलब कि आपको लिखना भी घर जाके। आप लोग क्या करने वाले हो, पहले तो ये बोर्ड पे जो दिख रहा है नोट कर लेना पूरा एग्जाम। उसके बाद अभी हम क्वेश्चन क्या बोले कि पहला क्वेश्चन आपका बनेगा समय अध्ययन से आप क्या समझते हैं। बोल दिए हैं, आपको सुनते नहीं वीडियो पूरा, इसीलिए नहीं लिखते हैं। समय अध्ययन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन हो गया। अब उसका आंसर हम दे रहे हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और लास्ट में कोशिश करेंगे कि उसको जिस तरह से शॉर्ट्स में 1-2 लाइन में सेट भी कर दे डेफिनेशन को, ठीक है, ताकि आप लिख सको। तो समय अध्ययन किस चीज़ का समय अध्ययन? कार्य का। यदि मान लीजिए कि आप किसी कार्य स्तर पे कार्य कर रहे हैं, कोई भी व्यावसायिक संस्था है, उद्योग धंधा है, वहाँ आप जाके कार्य कर रहे हैं, आपको कार्य दिया गया कि इस कार्य को 8 घंटे में पूरा कर देना है। कोई भी कार्य है और आपको 8 घंटे में, 5 घंटे में, 4 घंटे में, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या कर देना है? पूरा कर देना है। तो 8 घंटा बीत गया, मान लीजिए आपको 8 घंटा दिया गया था। 8 घंटे बाद प्रबंधक आएगा, जिसका ये काम है अध्ययन करने का, वो आएगा और आपके कार्य का क्या करेगा? पता लगाएगा कि आप 8 घंटे में कार्य किए कि नहीं। मान लीजिए आप एक ऐसा इंडस्ट्री में, एक ऐसे उद्योग में काम करते हैं जहाँ कुर्सी बनता है, चेयर बनता है। क्या बनता है? आपको काम दिया गया है कि 8 घंटे में आपको 4 चेयर तैयार करना है, 4, ठीक है। तो वो आके देखेगा कि आप 8 घंटे में 4 चेयर तैयार किए कि नहीं किए, ठीक है। तो आप समय के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखना ही क्या कहलाता है? समय अध्ययन। यदि आप कार्य नहीं किए, जितना समय आपको मिला था कार्य करने के लिए, उतने समय में आप कार्य को पूरा नहीं किए हैं, तो फिर वहाँ पर आप मतलब आपको क्या, वहाँ पर आपको शायद समझाया जाएगा, आपका वो देखा जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गलती किए हैं, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ गलती किए हैं, आपसे पूछा भी जाएगा। आज के टाइम में तो आपका कैमरा लगा होता है, हाँ, वीडियोग्राफिक होते रहता है ना, तो उसमें आपको वो खुद देख सकता है कि आप कौन कौन सा एक्टिविटी किए। जैसे काम कर रहे हैं 8 घंटा काम करना है, 8 घंटे काम में आप क्या करते हैं? बीच बीच में बैठ के गप मार रहे हैं। गप मारे में समझें किसी से, अपने कलीग से डिस्कशन करने लगे कोई और मैटर पे, या फिर आप कुछ होता है ना कि जैसे आप मजदूर हैं तो खैनी निकालें और खैनी बनाने लगे, या फिर आपके पॉकेट में बिस्किट है, बिस्किट निकाल के खाने लगे, या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं। आप देखिए कोई हमको देख नहीं रहा है, मान लो वहाँ सुपरवाइजर कौन होता है जो वहाँ देख रेख करता है, वो थोड़ा सा इधर उधर गया तो आप कन्नी काट के बैठ गए, ठीक है। ऐसे से भी होते हैं कर्मचारी, मजदूर ऐसे होते हैं। तो उन लोगों को भी समझाया जाता है कि ऐसे कीजिएगा तो आपको काम पे रखा नहीं जाएगा। ये नहीं कि डायरेक्टली निकाल दिया जाता है, डायरेक्टली निकाला नहीं जाता है, बल्कि समझाया जाता है कि ऐसे से कीजिए तो आपका कार्य जो है 8 घंटे में पूरा हो जाएगा। तो समय अध्ययन क्या है? समय। अब आप बोलेंगे सर लिखेंगे, आपको नंबर बोल दिए इतना ऐसे लिखेंगे, तो आपके अंदर का स्किल यदि है, आपके अंदर स्किल है तो आप यही जितना सुने हैं वीडियो में फिर से सुन के एक अपना परिभाषा तैयार कर सकते हैं। लेकिन तब पर भी हम बता देते हैं कि समय अध्ययन से आप क्या समझते हैं, तो उसमें क्या लिखना, आप लिखना कि समय अध्ययन कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने का एक तरीका है। सबसे पहला लाइन तो यही लिखना कि समय अध्ययन कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने का एक तरीका। बोल रहे हैं वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है तो आप सुनना, इस बात को लिखना भी है स्टॉप करके।
समय अध्ययन कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने का तरीका है। इस अध्ययन के अंतर्गत एक प्रबंधक कर्मचारियों का समय का अध्ययन करता है। उसमें प्रबंधक देखता है कि एक कर्मचारी या सभी कर्मचारी जितना उनको समय दिया गया है उस समय के अनुसार कार्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझे? और एक चीज जोड़ देना इसमें, आगे एक लाइन और जोड़ देना कि समय अध्ययन करने के लिए स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछेगा भी कि समय अध्ययन करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन से इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? स्टॉप वॉच। वॉच चालू कर दिया और वहाँ पर समय बीतने के साथ ही स्टॉप हो जाएगा। वॉच होता है, सेट करते हैं ना, मोबाइल में भी स्टॉप वॉच होता है ना, सेट कर दिया उतने बार क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप वॉच के माध्यम से समय अध्ययन किया जाता है। लास्ट में जोड़ना जरूर, सुनाई दिया? अभी जो हम बोले अभी वही लिखना है, बीच में जितना बोले वो सुनना है आपको। बाकी हम जानते हैं कि घर में उतना को सुनिएगा नहीं, आप वहीं पे आइएगा जाके 10 सेकंड भाग के फाइनली जो हम बोले हैं उससे पहुँचेंगे। अगला क्या है? गति अध्ययन। नाम से नाम चल रहा है, काम करने का गति। स्पीड हम लिखते थे लेकिन स्पीड नहीं, मोशन। अब जैसे कई एग्जाम्पल आप लोग खुद भी देखो ना कि आप लोग एक काम को पूरा करने में कितना समय लेते हो। मान लो कि आप लोग अभी तो काम नहीं करते, आप लोग घर पे काम करते हो, झाड़ू लगाते हो, खाना पकाते हो, कपड़ा धोते हो, है ना? तो देखना उसमें भी अंतर होगा। कोई व्यक्ति झाड़ू लगाकर, खाना पका के, कपड़ा धो के, खुद स्नान करके, ठीक ना, अपने काम में मतलब पढ़ाई वाला काम पढ़ाई में लग गया, उसको करने में शायद 1 घंटा में कर दिया, मान के बोल रहे हैं कि खाना वाना पकाना मतलब 2 घंटा मारा, 2 घंटे में कर दिया। और कोई व्यक्ति उसको 4 घंटे में कर रहा है, वही काम कितने घंटे में कर रहा है? 4 घंटे में कर रहा है। तो इसका मतलब मोशन का अंतर है, स्पीड का अंतर है, गति का अंतर है। मेरे घर में हम देखते हैं, मेरे घर में कुछ सदस्य हैं जो कि जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसको 20 मिनट में खींचते हैं। जो काम मतलब आधे घंटा में कंप्लीट हो सकता है उसको 2 घंटा में करते हैं। स्लो मोशन कैसा? स्लो। तो क्या ये मोशन से वैज्ञानिक प्रबंध सफल हो पाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध ये बोलता है नहीं, गति अध्ययन करेगा। वैज्ञानिक प्रबंध क्या करता है? गति अध्ययन करता है। कैसे करता है? तो इसमें फोटोग्राफिक मेथड यूज होता है। कौन सा? पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा कि गति अध्ययन में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो वो है फोटोग्राफ। अब तो फोटोग्राफ क्यों बोलना, आपको वीडियो कैमरा लगा दिया जाता है, आप देखते रहो बैठ के कौन कैसे काम कर रहा है, कौन बैठ के गप्पा मार रहा है, ठीक है? तो वो देखता है, उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं दिखना चाहिए। मोशन स्टडी में देखा जाता है कि आप कितना एक्स्ट्रा एक्टिविटी किए, कितनी बार काम करते करते आप बैठ गए हैं, या काम करते करते आप खैनी बनाने लगे हैं, या सिगरेट पीने लगे हैं, या बिस्किट खाने लगे, या कुछ भी गप करने लगे हैं। ये क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सही रहेगा तो ये भी क्या होगा? गति आपका सही रहेगा काम करने का, ठीक है? तो समय भी आपका कम ही लगेगा, और जितना समय दिया गया उतने समय आपका काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। गति अध्ययन मतलब जब काम कर रहे हैं तो किस गति से कर रहे हैं, मतलब जो गति होना चाहिए काम करने उस गति से कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? वो मालूम चल जाता है किसे? तो वहाँ फोटोग्राफिक मेथड के माध्यम से ये पता लगा लिया जाता है कि आपका गति सही है कार्य करने का या सही नहीं है। ये सब वैज्ञानिक प्रबंध का हिस्सा है। पहले परंपरागत प्रबंध जिसके जनक हैं हेनरी फिओ, उनके सिद्धांतों में ये सब नहीं था, ठीक है? क्यों नहीं था उस समय? तो उस समय कह सकते हैं कि उस समय उतना प्रतियोगिता नहीं था व्यापारियों के बीच में, व्यवसायों के बीच में, उद्योगों के बीच में। लेकिन आज के समय में कई उद्योग धंधे हैं, कई व्यवसाय हैं जो एक ही प्रकार का वस्तु का उत्पादन या क्रय विक्रय कर रहे हैं, उनके बीच क्या आ गया? प्रतियोगिता। बोलेंगे उस समय, पुराने समय में एक वस्तु या एक सेवा बेचने वाले 1-2 दुकानदार होते थे, 1-2 व्यवसायी होते थे, उनके बीच उतना प्रतियोगिता नहीं होता था। कस्टमर जो है उपभोक्ता मजबूर होते थे, ग्राहक मजबूर होते थे उनसे वस्तु लेने के लिए, कहाँ जाएंगे आप? लेकिन आज उपभोक्ता के पास मजबूरी नहीं है। एक वस्तु बेचने वाला यहाँ पर हजारों में क्या है? व्यापारी है। एक यदि गलती करता है, ज़्यादा कीमत में बेचता है, खराब वस्तु बेचता है, देरी से बेचता है, सामान पूरा जो रखना चाहिए नहीं रखता है, तो ग्राहक उसको छोड़ देगा। तो वो प्रतियोगिता उस समय नहीं था, आज है। तो आज प्रतियोगिता है, तो आज आपको और गहराई से काम करना पड़ेगा, और ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंधन कहता है कि यदि आपको समय पर वस्तु का उत्पादन करना है, समय यहाँ मैटर करता है कि नहीं, समय यहाँ महत्वपूर्ण है कि नहीं। यदि आप बाजार में लेट से वस्तु पहुँचाइएगा तो क्या आपका ग्राहक आपका वस्तु खरीदेगा? वो तो किसी और से खरीद चुका होगा, तो समय अध्ययन नहीं करेगा। यदि कर्मचारी ढंग से समय पर काम करके नहीं रहेंगे तो लेट होगा ना, तो समय अध्ययन करना ही चाहिए, ठीक है? ताकि उत्पादन जो है वस्तु का, सेवा का, वो समय पर हो जाए। गति अध्ययन, समय अध्ययन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है? यदि आपका गति ठीक है काम करने का तो समय भी सही होगा, कम समय में आप अपना कार्य क्या कर देंगे? पूरा कर देंगे। आप जब सीनियर क्लास में जाओगे ना तो आपको वहाँ पर एक कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा। क्या आएगा? कॉस्ट अकाउंट पढ़िएगा। कॉस्ट अकाउंट में तो यहाँ तक बताया है कि कोई भी श्रमिक, कोई भी लेबर, वर्कर, एम्प्लॉई जब काम करता है तो उसको किस आधार पर उसका वो मेहनताना पारिश्रमिक, मजदूरी, वेतन मिलता है, किस आधार पर? तो उसमें एक आता है स्टैंडर्ड वर्क, स्टैंडर्ड जिसको बोलते हैं प्रमापित कार्य। प्रमापित कार्य मतलब होता है ना कि कुछ ऐसे मजदूर या कर्मचारी आते हैं ना जो एक निश्चित समय में ज़्यादा काम कर देते हैं,
ठीक है। तो उसके बाद जो प्रबंधक होते हैं ना, उस पर विश्लेषण करते हैं कि ये व्यक्ति जब इतने घंटा में इतना काम कर दिया तो बाकी भी कर सकते हैं। तो उससे वो चीज़ सीखा जाता है उस व्यक्ति से कि आप 8 घंटे में मान लीजिए कि 5 कुर्सी बना दिए, तो उससे सीखा जाता है, उसको देखा जाता है कि ये किया कैसे। उसके बाद बाकी जो कर्मचारी है, मजदूर है, उनको भी ये टेक्निक सिखाया जाता है और उसको स्टैंडर्ड वर्क बना दिया जाता है। कहा जाता है कि अब 5 कुर्सी आपको बनाना पड़ेगा। तो बहुत तो गाली भी देता होगा, इसके चलते हम लोग को झेलना पड़ता है। उसके अंदर एफिशिएंसी था, कार्य क्षमता था कि 8 घंटे में 5 कुर्सी बना दिया, और उसके चलते हम लोग को भी 8 घंटे में। लेकिन क्या कर सकते हैं, व्यवसाय ना है, व्यवसाय में तो यही चलता है, लाभ कमाना है तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके दो। ठीक है। तो समय अध्ययन आप डेफिनेशन लिखे ना। गति अध्ययन क्या है? क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, गति अध्ययन क्या है, या फिर गति अध्ययन से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन लिख के उसका आंसर लिखना। उसमें स्टार्ट होने से करना कि गति अध्ययन कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने का एक तकनीक है या तरीका है। इस तरीके के अंतर्गत फोटोग्राफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफिक विधि लिखना, फोटोग्राफिक विधि का प्रयोग किया जाता है और पता लगाया जाता है कि एक श्रमिक या एक कर्मचारी कार्य करते समय उसका गति कैसा था, कार्य करते समय उसका गति कैसा था, गति जो होना चाहिए, जो सामान्य गति होना चाहिए उस गति से काम किया है या फिर बीच बीच में वो गति को धीमा किया है। ठीक है। यदि उस गति को धीमा किया है तो निश्चित है उसका समय पर काम पूरा नहीं हुआ होगा, जिससे उत्पादन वो नहीं कर पाया होगा, जिससे फिर प्रबंधक उस कर्मचारी को समझाएगा कि आपका गति धीमा है, आपका गति अब क्या करना होगा, तेज करना होगा। और तेज करने के लिए क्या क्या तकनीक है, क्या क्या विधि है, वो कौन बताएगा, प्रबंधक बताएगा। इन्हीं की डायरेक्टली बोल गए बोले कि तुम नहीं किया तुम निकलो, ऐसे नहीं कर सकते। याद है आप लोगों को उनका सिद्धांत, किनका, ये हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल का 14 सिद्धांत था, कितना था प्रबंधक, 14 सिद्धांत में एक सिद्धांत क्या होता है, याद है, अस्थायित्व वाला सिद्धांत। कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व देखना जाके, उस 14 सिद्धांत में एक सिद्धांत क्या है, खाली अस्थायित्व नहीं, कर्मचारियों के कार्यकाल में अस्थायित्व। मतलब किसी भी कर्मचारी को काम पर रखे हैं तो उनको एक गलती दो गलती पर निकालो मत, ठीक है, उसको थोड़ा सा मौका दो, समय दो समझने का, समझाओ भी उसको, सिखाओ भी, और ऐसा फील करवाओ कि आपका मतलब कहीं आप दूसरे स्तर पर काम करने नहीं आए, ये आपका परिवार है, ये आपका घर है, और यहाँ पर आप अच्छे से काम कीजिएगा तो आपको भी फायदा मिलेगा। तो ऐसा माहौल दीजिएगा तो फिर गलती नहीं करेगा, काम को करके देगा। लेकिन उसके बाद भी कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उसके बाद भी काम को जानबूझकर नहीं दे रहे हैं करके समय पर, उस गति से नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको निकालो। ये भी नहीं कि हेनरी फ्योल बोले हैं कि वो कितनों गलती करे, काम ना करे, उसको रखे रहो, नहीं निकालो, ठीक है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग डरे रहते हैं, नहीं जानते हैं, तो उनको बताओ, समझाओ, सिखाओ, तो वो फिर काम करके देंगे। क्योंकि यदि आप एक गलती पर निकालने लगोगे तो फिर उस पद, वो जो पद खाली हुआ है उस पद को भरना होगा, फिर खोजिए, वहाँ भी पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, और तब तक काम रुका रहेगा। तो उससे अच्छा है कि उसको सिखाओ, समझाओ, नहीं मानता है तो निकाल दो, समझे। तो गति अध्ययन क्या है वो भी हम बोल दिए हैं, ठीक है। बोलना कि सर नहीं समझना है, क्या लिखें, कला के ही बोलना होगा। अब जो हम बोले हैं वीडियो में है, हम सेम भी लिखने की कोशिश मत किया करो, थोड़ा सा तो अपना बुद्धि लगाओ। क्यों पढ़ रहे हैं आप लोग, हम लोग क्यों पढ़ते हैं, नर्सरी से लेकर अभी तक पढ़ ही रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका विकास करने के लिए, दिमाग का विकास करने के लिए, कि हम लोग भी सोच सके, हम लोग भी समझ सके अपने से, हम लोग भी कुछ वाक्य अपने से लिख सके, हम लोग भी कुछ बोल सके, 2 लाइन। इसीलिए ना आजकल तो ये सब है ही नहीं, आजकल ग्रेजुएट हो जाते हैं बच्चे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में चल रहा है कि ग्रेजुएट हो गए चीटिंग करके, ठीक है। वो कभी अपने से कुछ 2 लाइन लिखे ही नहीं, अपने से 2 लाइन पढ़े ही नहीं। यहाँ तक कि हो जाता है कि आजकल तो ग्रेजुएशन के कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको खड़ा करके किताब पढ़वा दो तो कई शब्द नहीं पढ़ पाएंगे हिंदी में, अंग्रेजी में तो होगा ही प्रॉब्लम। हाँ, वही तो बता रहे क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि चीटिंग करना, आजकल जो नकल चल रहा है सेंटर पे, नकल को कोई रोक रहा है, सरकार का ध्यान है उधर, सरकार इसके लिए पॉलिसी बना रहा है क्या। और जो वहाँ प्रोफेसर, जो टीचर, जो वहाँ गार्डिंग करने के लिए बैठे थे, उन लोग पता नहीं क्या सरकारी नौकर है, पैसा मिल रहा है, क्या करेंगे, क्यों मेहनत करना। सेंटर के अंदर, रूम के अंदर बैठा तो आराम से बाहर चाय मंगाओ, समोसा मंगाओ, खाओ, बेचारे लोग को मौका दो चीटिंग करने का। उन लोग भी आपको हीरोइन समझेगा, जैसे हम भी तुमको चीटिंग करने का मौका देंगे तो आपके लिए हम भगवान बनेंगे ना, और जब हम रोकेंगे तो शैतान ही बनते हैं, तो लोग भी भगवान बनता है, क्या बनता है। तो डेफिनेशन उल्टा हो गया आजकल, तो क्या कर सकते हैं। अब उनको प्रोफेसर लोग छोड़ दिया कि चीटिंग करो, तो बच्चों के मन में क्या आ गया कि अब पढ़ के क्या फायदा है, समय क्यों बर्बाद करना है पढ़ाई में, क्या ये सब स्किल होता है, कुछ नहीं होता है, खाली डिग्री ऐसे कागज लेके जाओ कहीं पर नौकरी मिल जाएगा। गलत फहमी में जाते हैं बच्चे, बाद में मालूम चलता है, बाद में फिर वो अपने जूनियर को छड़ी लेके प्यार से समझाते फिरेंगे कि बाबू पढ़ो, हम तो नहीं किए लेकिन तुम पढ़ो, ठीक है। तो उससे अच्छा है तुम ही पढ़ के कुछ कर लो, तो आपको देख के वो मोटिवेट होंगे कि ये किए हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो चलो, थकान अध्ययन, चर्चा तो लंबा खिंच जाता है, कौन सा अध्ययन, थकान अध्ययन। ये भी क्या है, नाम से थकान अध्ययन। वैज्ञानिक प्रबंध इसको नहीं छोड़ता है, थकान अध्ययन को देखता है। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई मशीन नहीं है कि उसको चार्ज किए जितना चलाए चलाओ। इंसान का शरीर है, हेलो, माथा में दर्द हो गया,
हो गया ना, इतना बोरिंग है। थकान अध्ययन, ध्यान सुनो, हमारा शरीर, आप लोगों का शरीर जो है एक निश्चित समय के बाद थक जाता है। और आपको पता भी है, अभी कहीं भी तुम काम करने जाओ 10 बजे से 5 बजे तक काम होता है। अब कुछ अपवाद छोड़ के, कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, कि सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खटवा रहा है, वो तो आपका शोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। लेकिन नॉर्मली देखते होंगे कोई भी ऑफिस या कोई भी कार्यालय, कोई उद्योग जो है 10 बजे से आरम्भ हो रहा है और बीच में 1 घंटा गैप मिलेगा खाना खाने के लिए और फिर 5 बजे तक करना है। तो देखा जाए तो 11, 12, 1, फिर 3, 4, 5, 6 घंटा, कितना? 6 घंटा काम, बीच में 1 घंटा छोड़े हैं खाना खाने के लिए, ठीक ना। तो आपको 6 घंटा क्यों काम करने के लिए दिया जा रहा है? भारत में ऐसा नियम क्यों है कि 6 घंटा ही काम करना चाहिए मानव शरीर को? क्योंकि अध्ययन हुआ है इस पर। क्या हुआ है? अध्ययन की कोई व्यक्ति 6 घंटा काम करने के बाद उसका शरीर और दिमाग दोनों क्या होता है? थक जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम बोलेंगे आप कितना काम कर रहे थे, तो हम कर रहे हैं 6 से लेकर अभी 11:30 तक करेंगे। कितना घंटा हो गया? तो 6 घंटा मान लो। और फिर 3 बजे से बैठेंगे 8 बजे तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हम तो 12 घंटा खट रहे हैं। ठीक है, तो मेरा दिमाग तो निश्चित थकता ही है। और जब दिमाग थक गया या फिर शरीर थक गया तो अगले दिन काम करने में मज़ा नहीं आता। लेकिन हम तो अगले दिन भी देखो वैसे ही तैयार है। तो वो एफिशिएंसी है, मेरा अपना कार्य क्षमता है, अपना सपना है जो हमको हमेशा जगाए रखता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल बॉडी जो ह्यूमन बॉडी होता है ना, उसका काम करने की क्षमता कितना होता है? लेकिन ये कहीं लिखा हुआ नहीं है 6 घंटा। भारत में ये चल रहा है, वो ज़्यादा भी काम कर सकता है उसका शरीर। लेकिन नॉर्मली देखा गया कि 6 घंटे के बाद एक व्यक्ति क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। उसके बाद भी उनसे काम करवाइएगा तो फिर वो काम उतना करके नहीं देंगे जितना वो 6 घंटे में। यदि हम बोलेंगे ना कि आज तुमको 5 के बाद 7 में 2 घंटा और करना है, कितना? उसका मन, मतलब उसका दिमाग स्वीकार नहीं करेगा इस चीज़ को। उसका दिमाग कहेगा, मजबूर है, मान लो बोलेगा 2 घंटा काम को नहीं निकाल देंगे, ऐसे बोला आपका जो ऑनर है, ऐसे बोल दिया कि नहीं हम नहीं 2 घंटा काम करेंगे तो अगले दिन मत आना, निकाल देंगे। तो वो मजबूरी में 2 घंटा काम करेगा, लेकिन मन से नहीं करेगा और उतना नहीं करेगा जितना वो करता है 6 घंटा में। और हो सकता है गुस्सा में बिगाड़ ही दे, बिगाड़ेगा, निश्चित बिगाड़ेगा। तो ये प्रबंधक को सोचना चाहिए ना कि इसको जबरदस्ती करवाएंगे तो बिगाड़ेगा ही। बोलेंगे सब देखते रहेंगे, प्रबंधक कहेगा उसको देखते रहेंगे बिगाड़ता कैसे। अरे कितनों देखिएगा, वो नहीं करेगा मन से काम। ठीक है, आपके संस्था में फिर वो आप कितना दिन देखिएगा, कहीं ना कहीं फिर वो आपका नुकसान करके देगा। तो 6 घंटा यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से वैज्ञानिक प्रबंध करता है कि लोगों का काम करने का एक निश्चित शक्ति होता है, उतना ही काम करवाइए, उससे ज़्यादा कार्य नहीं करवाइए। उससे ज़्यादा कार्य करवाइएगा तो फिर वो उतना कार्य करके नहीं देगा। हाँ, देगा कब? जब उसको ओवर टाइम देंगे। क्या लेंगे? 5 बजे के बाद यदि 2 घंटा, जैसे मान लीजिए कि 6 घंटा काम करने को तो 600 दिए, कितना दिए? 1 घंटा को कितना पड़ा? 100 रुपये पड़ा। तो आगे 2 घंटा यदि काम कराना है ना, तो बोलेंगे 200 और लेंगे, नहीं काम करेगा। ओवर टाइम का रूल है, सुन लो, ये सब चीज़ आप नहीं पढ़े होंगे। ओवर टाइम का रूल है दुगना देने का। यदि 2 घंटा काम किया है तो नॉर्मली 1 घंटा का 100 रुपये देते ना, तो 2 घंटा का कितना देना होगा? तो अब बोलेंगे उस कर्मचारी को, उस मजदूर को बोलेंगे कि 5 बजे तक काम कर दिया, तुम 2 घंटा और कर दो, तुमको हम दुगना पर घंटा जो देते हैं 100 रुपये, हम तुमको 200 देंगे, मतलब 400। तो उस इंसान का शरीर फिर से क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है कि 400 आएगा। तो उसी को बोलते हैं वो मोटिवेशन। मोटिवेशन 2 टाइप का होता है, एक पैसे से मिलता है मोटिवेशन इंसान को, एक किसी के बातों से मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर उसको बोलते हैं वित्तीय अभिप्रेरणा और अवित्तीय अभिप्रेरणा। पढ़ेंगे आगे आप लोग। तो वित्तीय अभिप्रेरणा जरूरी है काम करवाने के लिए। कोई व्यक्ति करेगा नहीं करेगा? करेगा। लेकिन हाँ, कुछ व्यक्ति नहीं कर सकता है, जिसके पास पैसे कमी नहीं है तो ओवर टाइम करने के तैयार नहीं होगा। ठीक है, उसका एक सीमा है। उसको बोल दीजिए कि 2000 1 घंटा करेंगे तो शायद कर दे। तो वही कह रहा है कि थकान अध्ययन क्या है, तो वही लिखना। थकान अध्ययन से आप क्या समझते, क्वेश्चन लिख देना। उसके बाद थकान अध्ययन, पहला लाइन वही, थकान अध्ययन कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने का एक तरीका है। इस अध्ययन में पता लगाया जाता है कि एक मानव शरीर कितना समय कार्य करने के बाद थक जाता है। यदि प्रबंधक को पता चल जाता है कि इतने घंटे के बाद कार्य करने पर मनुष्य का शरीर थक जाता है, तो उससे ज्यादा कार्य नहीं करवाता है। क्योंकि उससे ज्यादा जब कार्य करवाया जाएगा तो मनुष्य कार्य को करेगा कम और बिगाड़ेगा ज्यादा। लिख लें, कोई दिक्कत? अपने थकान अध्ययन का भी कोई इक्विपमेंट है क्या? मशीन है? नहीं, उसके लिए कोई मशीन नहीं है। कोई मशीन से देख के चेहरे, अभी मेरे चेहरे पे देख के लग रहा है थकान है क्या? आज तो फास्टिंग में, ठीक है, कैसे रहेंगे? फास्टिंग में रहेंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी भी थके नहीं है। और शाम में भी जब पढ़ाएंगे तो उस समय भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। शाम का बैच भी जब हम पढ़ाते हैं उसमें भी ऐसे ही खड़े होकर मैथ बताएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे ऐसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रहा है मोटिवेशन? बॉडी में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तो मोटिवेशन 2 होता है, एक वित्तीय फिनेंशियल, एक अवित्तीय नॉन फिनेंशियल। तो मेरे पास दोनों रहता है, एक वित्तीय कि पढ़ाएंगे तो धन भी आता है, और दूसरा कि पढ़ाने वक्त में जो लक्ष्य है कि मेरे बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे तो लोग हमको जानेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, दोनों ये जो दोनों लक्ष्य जो है हमको कभी भी थकने देता नहीं है। और उससे भी बड़ा मोटिवेशन है घर परिवार, बच्चों का स्कूल फीस, घर में राशन, घर का रेंट, समझ रहे हैं, जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वहाँ मंथली देना है, कमिटी है, समझे? तो वो मोटिवेशन कहाँ सोने देगा हमको?
कहाँ थकने देगा। तो सुनेंगे ना आप लोग कि एक गार्जियन कभी थकता क्यों नहीं है। जब वो गार्जियन खुद बच्चा रहता है या जवान रहता है तब तक वो बहुत थकता है। जैसे आप लोग बीमार पड़ गए हैं सर, हम ये हो गए हैं सर, थका हुआ है सर, लेकिन आप लोग जब गार्जियन बन जाइएगा तो थकना मना है। क्यों? यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सोने नहीं देगा आपको। सोना चाहोगे, अभी नींद आएगा हमको, लेकिन नींद नहीं आएगा। नींद आएगा मतलब समझो इस बात को, नींद आता है हमको, लेकिन लेटेंगे तो नींद नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग में वो आ जाता है, अरे उधर इतना देना है, उधर उतना देना है, ये करना है, वो करना है। चिंताएं पूरा घेर लेती है गार्जियन का। अपना भी बता दें, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा। यदि आपको चाहते हो कि मेरे साथ ना हो तो मन से पढ़ाई लिखाई करो। अभी मेहनत करने का टाइम है, अभी जितना पढ़ लोगे उतना कम काम करना पड़ेगा भविष्य में। अभी जितना कम पढ़ोगे उतना ज़्यादा काम करना है। सुनते हैं वीडियो आजकल बहुत बन रहा है ना, 12 घंटा पढ़ते नहीं थे तो आज 12 घंटा खट रहे हैं लेबर की तरह। काश 12 घंटा पढ़ लेते तो आज 12 घंटा नहीं पढ़ते। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सही तो है, ज़्यादा पढ़ लो, आज मेहनत कर लो, कल आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कम करना पड़ेगा। अब बोलेंगे जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कितना काम करते हैं, वो भी काम करता है लेकिन ऑफिशियल टाइम में काम करता है। अभी तो चुनाव टाइम में पूरा प्रेशर है। यही बोलेंगे, वो लोग कल आई थी, वो वोटर आई डी कार्ड का बन गया है घर घर उसको बांटने के लिए, तो मेरे घर पे आई थी, तो बोले कि डीसी को क्या लगता है, तो बैठी जाती है अपना ऑफिस में और हम लोग पैदल चल चल के घूमते हैं। तो हम उतना नहीं हम बात किए उनसे, लेकिन तुम लोग बता रहे हैं कि इसको अपना काम बड़ा लग रहा है और डीसी को अपना काम। डीसी को भी खटना पड़ता है, भले ही उनका काम वो नहीं है कि पैदल जा रहा है, उनका गाड़ी है, उनका ये सब सुविधा है, लेकिन यहाँ पर बोझ जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो कि वही फिल कर सकता है या कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को इसलिए बोलते हैं कि अभी 12 घंटा पढ़ो, अभी 8 घंटा पढ़ो, तो भविष्य में कम खटना पड़ेगा। हाँ, ये तो चलाना ही पड़ेगा, ये चलाना है, पूरा पैर हाथ चलाना है। जैसे बोलते हैं कि मजदूर ईटा उठाया दिन भर, मतलब 10 बजे से 5 बजे तक ईटा उठा के वहाँ पहुँचाना है। बोला काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, खराब काम थोड़ा है, कर सकते हैं। नहीं, खराब दिन है, कर सकते हैं ना। तो खराब नहीं है, खराब मत किसका हुआ है, खराब नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना सा राशि मिलता है उसमें। तो साइलेंट कर लो, नेक्स्ट नहीं आती है। ठीक है, थोड़ा सा राशि मिलता है, वही होता है कि हम लीटर धो रहे हैं और दिन का 6000 मिल रहा है, तो कहने करेंगे, हम भी करेंगे। थकान अध्ययन क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्या है, कार्य विधि अध्ययन है। कार्य विधि फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। आपके एग्जाम में, झारखंड बोर्ड के एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन आया है वो समय अध्ययन और गति अध्ययन, थकान अध्ययन तो आया ही नहीं है, तब पर भी लिखना है, आपको समझना है। ठीक है, फिर एक कार्य विधि अध्ययन, ये तो बहुत आसान है, नाम से मालूम चल रहा है, कार्य करने का विधि। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन लिखना, कार्य विधि अध्ययन क्या है। इस पर लंबा लेक्चर नहीं देंगे, सीधा बोल देंगे इसका आंसर क्या लिखना है कि कार्य विधि अध्ययन भी कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन करने का एक तकनीक है। इसमें ये पता लगाया जाता है कि जिस विधि से कार्य करने के लिए कहा गया था उस विधि से कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो फिर वहाँ बताया जाता है, समझाया जाता है कर्मचारियों को, श्रमिकों को कि आप कार्य विधियों के अंतर्गत ही करें, जो विधि है उसके अंदर। अपना विधि अभी नहीं लगा है। ठीक है, फिर क्या है, ये पहला पॉइंट था कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन। कितना सारा अध्ययन हुआ, 4 अध्ययन किया। अब आ गया मेन दूसरा पॉइंट, कार्य का वैज्ञानिक नियोजन। कार्य का वैज्ञानिक नियोजन, और ये नियोजन तो हम लोग पहला चैप्टर में पढ़ दिया ना, नहीं पढ़े, सॉरी, नियोजन पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नियोजन। नियोजन का मतलब योजना बनाना, क्या बनाना। तो देखिए ये पॉइंट है, आपको क्या करना है, इसको मत क्वेश्चन के रूप में डालना कि कार्य का वैज्ञानिक नियोजन से आप क्या समझते हैं, और इसका डायरेक्टली बता दें क्या लिखना है कि प्रबंध का कार्य तभी सफल होगा, या प्रबंध का कार्य लिखना कि व्यवसाय का उद्देश्य या लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब कार्य योजना के अनुसार किया जाए। ये सुनिए, व्यवसाय का जो भी लक्ष्य है वो तभी सफल होगा, तभी प्राप्त होगा जब आप अपना कार्य योजना के अंतर्गत करेंगे। नहीं दिया, और वो योजना वैज्ञानिक होना चाहिए, वो योजना वैज्ञानिक होना चाहिए। जब मन किया योजना बदल दिए और उस पर काम किए, फिर मन किया बदल दिए, फिर उस पर काम किए, ये योजना तो है ही नहीं। तो सबसे पहले सोच समझकर, विश्लेषण करके, रिसर्च करके एक योजना बनाओ और उस योजना पर आप कार्य करो, तो वैज्ञानिक योजना है और वो आपको सफलता देगा, तो देगा 100% सफलता है। वैसा योजना नहीं कि आज बनाए नहीं सफल हुआ, कल फिर बनाए नहीं सफल हुआ, तीसरा फिर बनाए, ऐसे नहीं। थोड़ा सोच समझ के रिसर्च करके योजना बनाओ। तो जो योजना रिसर्च करके बनाया जाता है, मतलब अनुसंधान बोलते हैं, क्या अनुसंधान करके बनाया जाता है, विश्लेषण करके बनाया जाता है, उस नियोजन को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नियोजन। और ऐसा नियोजन हमेशा आपके लक्ष्य को प्राप्त करके देता है। अब आप सोचेंगे क्या लिखेंगे, लिख लेंगे पक्का ना, झूठ मत बोलिए। हाँ, अभी बताया, फिर लंबा और खींचे हम, अब उसमें थोड़ा सजा देना कि कितना लिखना है, कितना छाट देना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। अब जैसे तैसे नहीं ले लेंगे, ये आया कि हमको काम चाहिए, बोले आ जाओ, चलो काम,
फिर गेट पे आया, हमको भी काम चाहिए, आ जाओ तुम भी करो। तो ऐसे लीजिएगा तो निकालना ही पड़ेगा तुरंत, क्योंकि हो सकता है मालूम चलेगा कि योग्य नहीं है। तो सबसे पहले जब आप भर्ती कर रहे हैं, जब आप कर्मचारियों श्रमिकों की नियुक्ति कर रहे हैं संस्था में, तो सबसे पहले इसकी योग्यता को देखें। जैसे मान लीजिए कि जिस मशीन पे काम करना है या फिर जो भी कार्य करना है उसके लिए योग्यता चाहिए होगा ना, तो पहले तो आप पता लगा लो कि ये कार्य करने के लिए कितना योग्यता चाहिए। क्या 10th पास स्टूडेंट चाहिए, या इसके लिए 12th पास स्टूडेंट चाहिए, क्या इसके लिए ग्रेजुएट पास आउट चाहिए, क्या इसके लिए इंजीनियर चाहिए, क्या इसके लिए डॉक्टर चाहिए, इसके लिए CA चाहिए, इसके लिए कौन सा योग्यता लड़की चाहिए, पता लगाइएगा ना। उसके बाद जब वो व्यक्ति नौकरी लेने आएगा, काम मांगने आएगा, तो उससे पता लगाएंगे, उससे जानकारी लेंगे, देखेंगे कि ये 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, BTech, CA है या नहीं है। यदि है तो खाली डिग्री देख के विश्वास नहीं करेंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, साक्षात्कार ना, या फिर एग्जाम लेंगे, जो आपका प्रोसेस है करें, आप पता लगाएं ये योग्य है या नहीं। अभी सरकारी नौकरी होता है कैसे होता है, सबका प्रोसेस अलग है, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस सबको वही एग्जाम देना होगा। क्या देना होगा? तो परीक्षा देना पड़ेगा। परीक्षा से मालूम चलता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, योग्य है। फिर इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछा जाता है, उसमें पास हो गए तो हाँ योग्य है, तो उसको रख लिया जाता है। तो कह रहा है कि श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव, जितना भी बोल रहे थे वही तो बोल रहे थे, यही ना वैज्ञानिक तरीका है चुनाव का, कि जो आया हमको काम चाहिए आ जाओ, ये है वैज्ञानिक तरीका। जैसे तैसे कर्मचारियों को, श्रमिकों को नियुक्त कर लेना वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अब सब ढंग से बोल देते हैं, बोलेंगे नहीं बताएं। श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन बनेगा आपका। इसमें लिखना है कि श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव का अर्थ होता है कि जब श्रमिकों की भर्ती या नियुक्ति की जाती है तो पहले प्रबंधक को या प्रबंधक को पता लगा लेना चाहिए कि कौन सा कार्य करने के लिए किस प्रकार के, किस योग्यता वाले व्यक्ति सही रहेंगे, और उसी के अनुरूप व्यक्तियों की नियुक्ति करनी चाहिए। ये है वैज्ञानिक तरीका। ढंग मतलब क्या, तरीका ही ना, तकनीक बोलो, ढंग बोलो, तरीका बोलो, सब क्या है, एक ही है। ठीक है। कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण क्या है, क्वेश्चन, कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण का अर्थ बताएं, ऐसे क्वेश्चन बना देना और लीजिए इसका। इसमें लिखना है कि इस तकनीक में प्रबंधक कर्मचारियों को जब कार्य बांटता है तो ध्यान रखता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करने के लिए योग्य है। ठीक है। मान लीजिए कि कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, जो वहाँ काम करने आया है, उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसको कॉमर्स से रिलेटेड काम देना चाहिए या साइंस का काम दे दें। बात समझ रहे ना, एग्जाम्पल ये लिख मत देना, एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल आपको देना तो लिखना अपने से। ठीक है। यदि कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो उसको अकाउंटिंग का काम देना चाहिए या फिर मशीन बनाने का काम देना चाहिए, मशीन बना देगा वो। और जो मशीन बनाने वाला योग्यता रखता है, जो साइंस से पढ़ाई करके आया है, ITI पढ़ के आया है, और उसको हम दे दिए काम अकाउंटिंग करने, ये कौन मूर्ख करेगा, कोई मूर्ख करेगा, इतना सब जानता है ना, ये वैज्ञानिक तरीका सब जानता है। तो वही इसमें लिखना। फिर फाइनली बता देते हैं, कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण का अर्थ होता है कि जब कार्यों का बंटवारा श्रमिकों के बीच में प्रबंधक कर रहा है तो उसमें प्रबंधक को ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कौन से कार्य के लिए योग्य है, जो जिस कार्य के लिए योग्य है उसको वही कार्य देना चाहिए। ऐसा नहीं देना। अब कल लिख के मत आना, खाली बताएंगे, कल लिख के आना, यही नहीं कि कल बोलना कि नहीं था, नहीं लाए। लास्ट प्रेरणात्मक मजदूरी, लास्ट नहीं है और है, लेकिन क्या करें, इतना ही पढ़ो। ठीक है। अभी तो आप लोग इतना ही आएगा, लेकिन इतना ही बता रही हैं। प्रेरणात्मक, प्रेरणा, इंसेंटिव बोलते हैं इंग्लिश में। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति सिंपल सा है, क्वेश्चन दे देना, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति क्या है। हम एक चीज़ छोड़ दें इसमें, ये इतना सुनाएंगे, एक तो छोड़ना नहीं आपके लिए, क्या आप खुद लिखो इसमें। नहीं मायूस हो गया तो थोड़ा बताइए क्या लिखे। अब इतना टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। कार्य विज्ञान भोजन का प्रदान करता है मजदूरी पद्धति समझा सकते हैं कि हम दूरों में प्रेरणा जितना बनेंगे हम कार्य और जल्दी करेंगे। नहीं, प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति साफ साफ कर रहा है कि जो मजदूर आपके यहाँ, जो कर्मचारी आपके यहाँ कार्य कर रहे हैं ना, उनको मजदूरी या पारिश्रमिक या वेतन उतना दो जिससे वो संतुष्ट रहे। काम वो कर रहे हैं 1000 रुपये पर डे का, उसको 500 रुपये धरा दे रहे हैं, तो वो प्रेरणात्मक मजदूरी नहीं है। जो जितना मेहनत का काम कर रहा है, जो जितना उत्तरदायित्व का कार्य कर रहा है, उसके अनुरूप ही देना चाहिए क्या, मजदूरी। तो यहाँ खाली मजदूरी लिखा, मजदूरी मत लिखना, वेतन लिख सकते हो। कर्मचारी के लिए वेतन वर्ड यूज करना और मजदूरों के लिए मजदूरी। और दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों पारिश्रमिक ही है। दोनों क्या है, कई नाम अलग, जैसे हम फी लेते हैं, हम क्या बोलते हैं, सैलरी लेते हैं आपसे, नाम अलग है लेकिन सब है क्या, कॉमन क्या है, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मजदूरों को मजदूरी मिलता है, कर्मचारियों को वेतन मिलता है, शिक्षकों को फी मिलता है, डॉक्टरों को भी फी मिलता है, ठीक है ना। यही लिखना है। प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति ये बताता है कि मजदूरों को उतना मजदूरी देना चाहिए जितना का वो अधिकार रखते हैं, जिस प्रकार का वो कार्य करते हैं उस प्रकार से ही उनको वेतन या मजदूरी मिलनी चाहिए। कोई यदि मेहनत का कार्य कर रहा है तो उसको कम दिया जा रहा है वेतन, कोई कम मेहनत का काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा दिया जा रहा है मजदूरी, तो ये गलत होगा, ये प्रेरणात्मक मजदूरी पद्धति नहीं है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम अभी बता देते हैं ऐसे ही शॉर्ट में। इसके बाद एक कुशल परिव्यय लेखाकरण पद्धति, कुशल परिव्यय लेखाकरण पद्धति, इफिशिएंट कॉस्ट अकाउंटिंग। ये लिखना नहीं है, इकट्ठे सुनो, ठीक है, इसको मत लिखना। अकाउंटिंग के बारे में बात हो रहा है,
यदि आपको सफल बनना है, आप प्रबंधक है और अपने संस्था को सफल बनाना चाहते हैं, और संस्था सफल कब होता है? जब उद्देश्य प्राप्त, जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको प्रत्येक छोटे छोटे तत्वों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें से एक लेखांकन भी है। क्या है? तो लेखांकन हमेशा शुरू से अंत तक करना होगा, ताकि पता चल सके कि लक्ष्य प्राप्त करने में कितना खर्चा आया है, ठीक है, कितना लागत आया है, लागत के हिसाब से भी पता लगेगा कितना हम कमाए हैं। और ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? उपयुक्त औजारों की व्यवस्था। ये सिंपल है, उपयुक्त औजारों की व्यवस्था। जो टूल्स चाहिए, जो मशीन चाहिए, जो साधन चाहिए संस्था में, व्यवसायिक संस्था में, उद्योग में, वो यदि नहीं रहेगा तो क्या कार्य हो पाएगा? तुम लोग सब कुछ कर लो, हम लोग सब कुछ अच्छा किए हैं, लेकिन जो कच्चा सामग्री है, जो मशीन है, जो टूल्स है, वो लाके इंतजाम करके दिए ही नहीं काम करने वाले को, तो काम होगा? फिर है कारखाने का स्वास्थ्यप्रद वातावरण। कारखाने का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मतलब क्या? नहीं कि झाड़ू लगा के साफ करना, वो भी है, ठीक ना। अब मान लीजिए कि आपका कार्यस्थल ऐसा है कि जहाँ बहुत हीट एनर्जी रिलीज होता है, हीट एनर्जी, समझ रहे ना, बहुत गर्म होता है, तो वहाँ पर आपको उपलब्ध करना होगा एसी, कूलर, कुछ भी जिससे ठंडा रह सके। लेकिन लोहा का जो, जहाँ लोहा गला के बनाया जाता है, लोहा गलाने का जगह पर भट्टी कितना गर्म होता है, वहाँ पर पानी का फुहारा लगा रहता है। क्या रहता है? वहाँ जितने लोग काम करते हो, जितना घंटा काम करते हैं, पानी बिकते रहता है। या वीडियो में देखना, एक वीडियो में देख रहे थे कि वो भट्टी के पास जो काम कर रहे हैं, उसको एक आदमी, उसका काम है पानी मारना, उसके शरीर में पानी मारना है, लगातार मारना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर होता है, ठीक है। और दूसरा कि वातावरण का मतलब ये भी है कि वातावरण झगड़ने वाला नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से मतभेद नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव वातावरण मतलब सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को मानते हैं, सबके बीच अच्छा तालमेल है, ये भी कहलाता है स्वस्थ वातावरण। अब घर में तुम जाना, घर में यदि आपके मम्मी पापा लड़ते हैं या भाई बहन लड़ाई होते रहता है, तो उस घर का वातावरण कैसा रहेगा? ऋणात्मक रहेगा, आपको जाने का मन नहीं करेगा वहाँ पर, ठीक ना, तंग आ जाएंगे आप। तो कार्यस्थल पर वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ का मतलब बहुत कुछ होता है, साफ सुथरा भी होना चाहिए, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ इक्विपमेंट भी होना चाहिए, और कर्मचारियों मजदूरों के बीच में, प्रबंधकों के बीच में तालमेल होना चाहिए, ठीक ना। एक दूसरे की समझने का माहौल होना चाहिए, एक दूसरे को समझे वैसा वातावरण। नहीं समझ में आ रहा आपको? तो बस खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो आज ये आपका समाप्त करनी है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब ये चैप्टर ऐसा लेंगे भी नहीं, एक क्वेश्चन और करेंगे कल, और ये चैप्टर क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। मतलब वीडियो के माध्यम से जब से पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, और डिटेल में, पहले भी डिटेल में था, लेकिन उसमें जो एग्जाम में आता था वही टॉपिक लेके चलते हैं, जो आपका झारखंड बोर्ड आता है वही। अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, भले ही आप लोग ले रहे हैं कम, क्योंकि BST एक बोरिंग सब्जेक्ट है। बी में बोरिंग आ ही जाता है ना, बोरिंग स्टडी। BST मतलब बोरिंग स्टडी। लेकिन हम तो नहीं बोले, हम तो बोले बिजनेस स्टडी है, और इसको तो हम भले भगवान के स्थल में रखते हैं। यह है ग्रंथ, यह है ग्रंथ, यही तो सिखाता है यदि इंसान को सफल होना है, उद्योग को सफल होना है, संस्था को सफल होना है, तो कैसे कैसे क्या करना चाहिए। और आप लोग इतना अच्छा अवसर नहीं बन जाओगे ना, BST पढ़ के भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करोगे, तो आपसे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, बदकिस्मत कौन होगा? साइंस वाले तो पढ़ता ही नहीं BST, उन लोग को भगवान करे मिल जाता, उन लोग भी तो जानता कि कैसे योजना बनाएगा। अभी आप लोग का स्टार्ट हुआ, लोग सोच रहे कि कहाँ कुछ पढ़ें, कहाँ कुछ ऐसा कुछ सिखाएगा। हेनरी फेल का 14 सिद्धांत कुछ नहीं सिखाया आपको? देखिए ध्यान से, कितना चीज़ सिखाता है कि क्या क्या करना चाहिए। अभी तो हम लोग चैप्टर बाकी है, क्या क्या चैप्टर बाकी है? योजना कैसे बनाया जाता है, योजना, फिर संगठन कैसे बनाया जाता है, कैसे चलाया जाता है, फिर कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है ना आपको, तो नियुक्ति करने का विधि क्या है, सुनाई दिया। तो ये सब बोलेंगे, ये सब कौन पढ़ता है, इसका क्या फायदा था? अरे पूरे दुनिया यही करके आगे बढ़ रहा है, ठीक ना। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी या इंडियन लेवल की कंपनी या आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंपनी, यदि ये सब चीज़ जानोगे तो एक बड़ा बड़ा कंपनी आप चला दोगे, और उसको लाभ भी दोगे। क्या दोगे? लाभ, प्रॉफिट तक पहुँचा दोगे। लेकिन पढ़ोगे तो ना, ठीक ना। MBA करने वाला क्या आगे चीज़ पढ़ता है? क्या MBA, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बताए है ना। मैनेजमेंट सिखाया जाता है, मैनेजमेंट नहीं होता है, मास्टर होता है, सॉरी MBA का क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे A मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब हिंदी होता है प्रशासन। अब प्रशासन और प्रबंध में ज़्यादा अंतर है नहीं, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, प्रशासन और प्रबंध को, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ अलग नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब वही सब करके बड़ा बड़ा कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी क्या बन जाते हैं? मैनेजर, महीने का लाखों करोड़ कमाते हैं। लेकिन हम लोग तिलैया में है तो सोचते हैं कॉमर्स पढ़ के क्या करें, सुमन का। हाँ, कितना रेट हो गया? 44।